बच्चों, हमने कल सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में पूरा 8 भागों में मैं पढ़ा और आपको मैंने विस्तार से बताने का चेष्टा किया, प्रयास किया, जो जितना से जल्दी कम से संक्षिप्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जा सके, तो इसके लिए मैंने प्रयास किया था। अब अगला है हिस्ट्री का अगला चैप्टर, इतिहास का अगला चैप्टर है वैदिक सभ्यता। अब हम बात करेंगे आपको वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। अब ये वैदिक सभ्यता ये कब से कब तक था, सो ध्यान से देखिए। ये 1500 BC से 600 BC तक का जो काल जो था, माने बिफोर क्राइस्ट, ये वैदिक सभ्यता 1500 BC से लेकर 600 BC तक का काल जो था उसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि इनको वैदिक सभ्यता ही क्यों कहा गया। अब मैं बताता हूँ, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल, एक है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल ये 1500 BC से 1000 BC तक पूर्व वैदिक काल था। और दूसरा है आपको उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ये 1000 BC से 600 BC तक का जो काल जो था, इन्हें उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये वैदिक काल के बारे में है, क्योंकि ये वैदिक काल जो है सबसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पतन के बाद अंत के बाद आपको भारत में, हमने कल आपको बताया था, जो 2600, फिर से थोड़ा सा याद दिला दूं, 2600 से लेकर के 1700 BC तक के काल को बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व से 2600 से 1700 बिफोर क्राइस्ट तक के काल को सिंधु नदी घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। 1500 से लेकर के 600 ईस्वी तक के काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब आप बताएंगे, पूछेंगे, जो आपने 1700 से कहा, फिर 1700 से 1500 BC है, 1700 BC से ये 200 BC, 200 साल जो है, इनके बारे में क्या पता है? तो इतिहास में इनके बारे में कोई वर्णन नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि अभी तक का जो इतिहास के बारे में जानकारी है उनमें इनका कहीं पर भी वर्णन नहीं है, इसीलिए इनके बारे में मतलब कोई पता नहीं है, इतिहास में लिखा नहीं गया है। अब आप पूछेंगे ये वैदिक काल के नाम से ही क्यों जाना जाता है? तो आपने सुना होगा हमारे देश के बाल गंगाधर तिलक जो थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ बेदाज में लिखा है, द आर्कटिक होम ऑफ बेदाज, द आर्कटिक होम ऑफ बेदाज में उन्होंने लिखा है कि इस काल को वैदिक काल इसलिए जाना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इस काल को वैदिक काल इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस काल में 4 वेदों का संकलन हुआ था। 4 वेदों का संकलन हुआ था, माने 4 वेद लिखा गया था, इसीलिए इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आप 4 वेद जानते होंगे, कौन सा वेद है? आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, पूर्व वैदिक काल में आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद माने सबसे पहले है ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों का निर्माण हुआ था। इसीलिए
ये पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक वेद का निर्माण हुआ था, एक वेद का निर्माण हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद का निर्माण हुआ था। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 3 वेद का निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और पूर्व वैदिक काल में एक ही वेद का निर्माण हुआ था, जिसको नाम है ऋग वैदिक काल। इसलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जगह पर आप देखेंगे पूर्व वैदिक काल ना लिख करके ऋग वैदिक काल लिखा जाता है। अर्थात पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और 1000 BC से 600 BC के बीच में 3 वेदों का निर्माण हुआ, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण हुआ। इसीलिए आपको ये कहा जाता है। अब आपको मैं बताऊं, जो एक आप देखेंगे जो आर्यों का ये जो भारत जो है ना, इंडो आर्यन सिद्धांत, अब मैं बताता हूं आपको, इनको ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इंडो आर्यन सिद्धांत के अनुसार इंडो आर्यन सिद्धांत के अनुसार, इंडो आर्यन सिद्धांत के अनुसार आर्यों का निवास स्थान, ये आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था। मध्य एशिया, इंडो का निवास स्थान मध्य एशिया था। तो मध्य एशिया से कहा जाता है, जो वर्तमान में अभी तुर्की है, तुर्की जो है वो मध्य एशिया के क्षेत्र में आता है। तुर्की से आपको आर्य लोग जो थे, कुछ आर्य लोग आपको पूरब की ओर चले गए और कुछ आर्य लोग पश्चिम की ओर चले गए, जो बाद में जो कहाँ चले गए? यूरोप में चले गए। और कुछ आर्य लोग इंडिया आ गए, भारत में आ गए। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो यूरोप के जो निवासी हैं, ये जर्मनी के जो निवासी हैं, तभी तो आपने सुना होगा हिटलर जो कहता था ये आर्यों का देश है और पूरे विश्व पर कब्जा हमें करना है। तो इसलिए उसने भारत के साथ बहुत बड़ा क्या करता था, माने अपनापन था उसका, जो भारत जो है आर्यों का देश है। और तो वो तो इतिहास की बातें बाद में बताएंगे। तो कहने का अर्थ है, जो ये यूरोप से माने मध्य एशिया से आर्यों का आगमन, कुछ आर्य जो थे चले आए पूरब की ओर, तो वो भारत में आ गए। और कुछ आर्य जो थे वो चले गए पश्चिम, तो यूरोप देश में चले गए थे, जो बाद में वे अंग्रेज, जिसको अब हम आज अंग्रेज बोलते हैं। और क्योंकि अब उनके शब्द जो हैं सो बहुत सारे मिलते हैं, जैसे माँ वो मदर बोलते हैं, भ्राता, इसके बाद आपको सप्त, इसके बाद माने बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, मैं कितने शब्द बोलूं आपको, ये माने उनके और हमारे अंदर में काफ़ी सारे शब्द को मिलान होता है, माने मिलता है। इसीलिए आपको आर्यों का आगमन जो है इंडिया में हो गया। और मैं आपको इसके मानचित्र के माध्यम से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मानचित्र में आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड के जो मानचित्र हैं इनसे पता चलेगा आपको, बारीकी से देखिएगा। ये आपको एशिया महादेश है, यहाँ पर ये तुर्की है। और तुर्की से ध्यान से देखिएगा, तुर्की से कुछ आर्य जो थे ये पश्चिम की ओर चले गए, जो यूरोप महादेश में आ गए। और कुछ आर्य जो है यहाँ पर अफगानिस्तान, ईरान इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में आ गए, इंडिया के पश्चिमी हिस्सा में आ गए। ये भारत है, भारत में आ गए। इसीलिए आर्यों का ये मुख्य यहाँ पर थे, ये आर्य थे, जिसको मध्य एशिया कहा जाता है। इन तुर्की को ये जगह जो है ये मध्य एशिया कहा जाता है। मध्य एशिया से कुछ आर्य का यूरोप में चला जाना और कुछ आर्य जो है इंडिया में आ जाना, इसीलिए ये जो है
आपको ये कहा जाता है, जो कुल मिलाकर के आर्यों का ये मुख्य स्थान जो था ये मध्य एशिया था। अब बहुत लोग मानते हैं जो नहीं, आर्यों का मूल स्थान इंडिया ही था। बहुत लोगों का यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आर्य जो थे सो इंडिया में ही रहते थे। अब इनके बारे में, लेकिन मुख्य रूप से जो उनके भाषा के आधार पर और उनकी जो इंडो आर्यन सिद्धांत जो है उनके आधार पर देखा गया है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। उनसे वहाँ कुछ पश्चिम में चले गए, कुछ पूरब में आ गए, ये आर्यों का है। फिर अब हम कल पढ़ाएंगे ऋग्वेदिक काल के, जो मतलब ये पूर्व वैदिक काल में तो अभी थोड़ा सा बता ही दिया, ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ था। इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का क्लास मतलब क्लास जो है वो समाप्त करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरा कमेंट्स किया कीजिए प्लीज़। आप लोगों से निवेदन है, कृपया निवेदन है, जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं अपने आप में सुधार सकूं। और मेरी चैनल को वही पुरानी राग आलाप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही